हे जय हिंद दोस्तों, स्वागत है तुम सभी का तुम्हारे अपने चैनल मिसलेनियस वाला प्लान में। तो आज मैं जो चैप्टर लेकर आया हूँ उस चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये आपके क्लास 12th के इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट का सबसे पहला चैप्टर माना जाता है। माना क्या जाता था, ऑलरेडी है। तो देखो ये चैप्टर थोड़ा सा जो है वो मतलब एक तरह से कंफ्यूजिंग चैप्टर है जो तुम्हारे लिए कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसमें जो तुम्हारे इकोनॉमिक प्लान होंगे है ना, या फिर 5 ईयर प्लान्स होंगे, वो सब क्या था क्या नहीं था, क्यों इंट्रोड्यूस हुआ है ना, सब कुछ समझने के पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि हमारा भारत आज़ादी के पहले कैसा था। वी नो दैट इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, बट व्हाट वाज द स्ट्रक्चर, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, है ना। ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के दौरान जब इंडिया वाज ए कॉलोनी, है ना, जब इंडिया कॉलोनी था, उस दौरान भारत की स्थिति क्या थी, भारत का कंडीशन क्या था। मैंने यहाँ पर 3 फिगर लिया है, उस तीनों फिगर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। सबसे पहला मेरा ये इंडिया, ये ब्रिटिश और ये इंडियंस ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। अब इसका ध्यान से समझना क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। देखो मैं इसको दोनों को भी हटा दो, मैं इसको भी से देता हूँ। इंडिया बिफोर कॉलोनियल रूल, इंडिया बिफोर कॉलोनियल रूल या फिर इंडिया इन कॉलोनियल रूल, जो बोलो सब सही चलेगा। अभी ध्यान से देख लो, इंडिया जो था कॉलोनियल रूल के दौरान, यानी एक तरह से मानकर अगर चलो कि जो ब्रिटिश हैं वो उनका मतलब जो एम्पायर का जो मतलब उनका जो ब्रिटिश भारत का मेन रूप से भारत पर कंट्रोल कब हुआ, आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी 1757 में जो हुआ था, उसके बाद से ही ब्रिटिश जो है वो इंडिया पर पूरी तरह से कंट्रोल कर चुके थे। ध्यान से मैंने क्या बोला, बैटल ऑफ प्लासी 1757। इसके बाद से क्या हुआ कि ब्रिटिशों ने लेट देयर ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, यानी आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी 1757 ब्रिटिश लेट देयर एम्पायर इन इंडिया। ब्रिटिशों का पूर्ण रूप से एक तरह से कंट्रोल जो आया पूरी तरह से वो 1757 के बैटल ऑफ प्लासी के बाद आया। और साथ में इनका जो मेन पर्पस था, इनका जो बेसिक पर्पस बोलो, है ना, बेसिक पर्पस, इनका बेसिक पर्पस था क्या भाई, ब्रिटिश जो बैटल ऑफ प्लासी के बाद, क्योंकि देखो अभी तक यहाँ तक अगर देखो हिस्ट्री पढ़ोगे तो पता चलेगा कि ब्रिटिश का कोई मतलब ये मतलब मोटो नहीं था, कोई उनका उद्देश्य नहीं था कि इंडिया पर क्या करना है, शासन करना है, इंडिया का गवर्नर जनरल बनाना है, ऐसा कुछ नहीं, गवर्नर जनरल कुछ नहीं बना है। इनका जो मेन पर्पस था वो क्या था, द मेन पर्पस ऑफ colonial government was to exploit India's natural and human resources to glorify or to develop their own country। बहुत बड़ी बात बोली मैंने। क्या बोला बाबू कि जो मेन पर्पस था ब्रिटिश का, जो मेन पर्पस था बैटल ऑफ प्लासी के बाद, वो ये था कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन नेचुरल रिसोर्सेज का या इंडिया का जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज समझ में आता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज होता क्या है, द कंट्रीज वर्किंग पीपल, उसे हम लोग एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज कहने का मतलब सीधा तरह से मान लो कि जो पूरी तरह से ट्रेंड हो, एजुकेटेड हो, स्किल्ड हो, वो होते हैं तुम्हारे ह्यूमन रिसोर्सेज, बिकॉज दे आर द मेन रीजन बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अब ध्यान सुनो, तो ब्रिटिश का जो मेन बेसिक पर्पस जो था वो क्या था, द मेन पर्पस ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट वाज टू एक्सप्लॉइट द इंडियाज नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज।
भारत का नेचुरल जो भी प्राकृतिक संसाधन है, जो भी मानव संसाधन है, उसको क्या कर लो, एक्सप्लॉइट करो, पूरा शोषण कर लो। जितना ज्यादा शोषण करना है, जितना ज्यादा भारत के रिसोर्सेज का यूज करना है, कर लो। उनके बाप का क्या जाता है, जा तो रहा है भारतीयों का, जा तो रहा है इंडियन का। जितना रिसोर्सेज का यूज करना है कर लो। किसके लिए बाबू, और ह्यूमन रिसोर्स किसके लिए, टू ग्लोरीफाई और टू डेवलप देयर ओन कंट्री। ओन कंट्री कहने का मतलब हो गया ब्रिटेन। आ रहा समझ में कि ब्रिटिशों ने का जो मेन पर्पस था वो यही था। अब बात आते हैं हम लोग इंडिया पर कि इंडिया जो थी वो क्या, उसका सिचुएशन क्या था इंडिया का। मेनली इंडिया में जो 3 चीज जो था वो बहुत ही मेन था। कैसा क्या था, मतलब इसको एक तरह से जो हम लोग टॉपिक बोलेंगे वो बोल सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी, इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, यानी बिफोर कॉलोनियल रूल। एक तरह से बिफोर कॉलोनियल, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या थी देखना, प्रॉस्पेरस इकोनॉमी, एग्रेरियन इकोनॉमी, एग्रेरियन, और जो थर्ड है वो है तुम्हारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। और इसी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से तुम्हारे सीबीएसई में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो थोड़ा ध्यान से सुना, मैंने क्या बोला कि इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो बिफोर कॉलोनियल वो कैसी थी, वो 3 टाइप की थी, प्रॉस्पेरस इकोनॉमी, एग्रेरियन इकोनॉमी और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्या है, प्रॉस्पेरस क्या है और एग्रेरियन इकोनॉमी क्या है वो समझना। सिंपली देखो कि जो ये प्रॉस्पेरस इकोनॉमी बोल रहा है बाबू, इसका कहने का मतलब सीधा ये होता है कि इंडिया वाज एन इंडिपेंडेंट सेल्फ रिलायंट कंट्री और प्रॉस्पेरस। सिंपली इंडिया जो थी वो खुद पर निर्भर थी, है ना, खुद पर क्या थी, निर्भर थी। प्रॉस्पेरस कहने का मतलब 3 चीज, इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट, है ना, ये दोनों मतलब एक तरह से थी। एग्रेरियन कहने का मतलब, अब तुम लोग खुद देखो कि इंडिया वाज एन एग्रीकल्चर कंट्री, इज एग्रीकल्चर कंट्री, है ना, हम लोग बोल सकते हैं। बोलते क्या है ही, भारत है जो कृषि प्रधान देश है, आज भी बोलते हैं नो डाउट। और भारत तो पहले कृषि प्रधान देश था भी, बहुत याद था। रीजन इसका ये था कि जब मैं तुम्हें एग्रीकल्चर का टॉपिक बताऊंगा उसमें, लेकिन मैं बेसिक ये बता देता हूं कि एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ livelihood for the people of India। ध्यान से, एग्रीकल्चर जो था वो सबसे मेन सोर्स था। एग्रीकल्चर क्या था, सबसे मेन सोर्स था तुम्हारा लाइवलीहुड का, है ना, जीने के, रहने का, खाने का सबसे मेन सोर्स, यानी एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ फूड, है ना, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड ऑफ इंडिया। एक तरह से ये एग्रीकल्चर सबसे, इसलिए इंडिया को एग्रेरियन इकोनॉमी कहा जाता है। बात आई हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को, ध्यान सुनना, मैं इसको हटा रहा हूं, ध्यान से देखना। ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का बात क्या बोला, अब देखो एक बात मैं बताता हूं, ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो बोला, ये जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो बोला, अब ये समझो कि ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज कहने का मतलब क्या है। देखो तुम लोग खुद जानते हो, 8 क्लास में पढ़े होगे, 9 क्लास में पढ़े होगे, बचपन में हिस्ट्री से ये पढ़ते ही आ रहे होगे कि भारत में कॉटन, सिल्क, ये सब का बहुत ही फाइन क्वालिटी मिलता था। और इन कॉटन और सिल्क का जो हैंडीक्राफ्ट, जो हैंडलूम्स के द्वारा बने होते थे, उनका यूरोपियन इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही ज़्यादा क्या होता था, डिमांड होता था। यानी इंडिया वाज वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। क्यों जाना जाता था,
because of fine quality of cotton and silk that was made by the weavers, artisans of Indian, है ना, यानी इंडियन पीपल्स के द्वारा ये सब बनाए जाते थे। और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में एक तरह से मेन बहुत सारे लोग काम करते थे, है ना, अलग अलग तरह के कपड़े कॉटन और सिल्क के बनाते थे, उन पर अलग अलग प्रकार की मतलब एक तरह से मतलब कढ़ाई, है ना, फिर और उसे क्या क्या बोलते मतलब डिजाइनिंग तैयार किया जाता था, जिनका यूरोपियन इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा क्या था, डिमांड था। अब मेन ध्यान से सुनना, तो ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। लेकिन जब तुम्हारा जो सीबीएसई का मेन क्वेश्चन होता है, जब तुम्हारा इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुआ, जब इकोनॉमिक पॉलिसी क्या हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ, है ना, इकोनॉमिक पॉलिसीज किन के द्वारा भाई, किन के द्वारा, तो यही वहां से ब्रिटिशर्स के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा जब इकोनॉमिक पॉलिसीज इंट्रोड्यूस हुआ, जब इकोनॉमिक पॉलिसीज मतलब आया एक तरह से, तो वो सिंपली क्या कर दिया, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वर डिटोरिएटेड बाय द इकोनॉमिक पॉलिसीज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश, पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। सिंपली मैंने क्या बोला कि जो ये इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुआ, इसमें मैं क्या लिखूंगा वो ध्यान से देखना। इकोनॉमिक पॉलिसीज, हाँ एक बात और कि ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी जो इंट्रोड्यूस हुआ था ब्रिटिशर्स के द्वारा, ये जो ज़्यादा मतलब फायदेमंद था वो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को ना होकर ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को था। क्यों? क्योंकि मतलब ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुआ था वो इंडियन इकोनॉमी को ही मतलब ये जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री या फिर इंडिया को है वो दो सेक्टर में क्या कर दिया, बांट दिया, पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया। वो क्या चेंज किया वो समझना। सिंपली पहले इसको लिखेंगे कि व्हाट हैपेंड व्हेन द रीजन ये पूछता है कि व्हाट हैपेंड व्हेन द इकोनॉमिक पॉलिसीज वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश, है ना, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड ऑफ इंडिया। तो क्या हुआ था ऐसा, तो वो सुना, इकोनॉमिक पॉलिसीज वाज introduced by the colonial government। इकोनॉमिक पॉलिसीज किन के द्वारा इंट्रोड्यूस हुआ, कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा। अब इसका बात क्या बोल रहा है, दिस इकोनॉमिक पॉलिसीज वर more concerned with the development, development, development of their with the development of their own country, were more concerned with the development of their own country than the development of Indian इकोनॉमी। ये मैंने बात की, तीन चीज बोला बाबू कि ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी जो कॉलोनियल गवर्नमेंट का जो इंट्रोड्यूस हुआ, ये जो ब्रिटिशर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस हुआ, ये कॉलोनियल गवर्नमेंट वो बहुत ही ज्यादा मतलब कंसर्न थी, बहुत ज्यादा मतलब एक तरह से चिंतित थी। वो चिंतित थी या सोच रहा था, तो वो किसके लिए सोच रहा था, विद द डेवलपमेंट ऑफ देयर ओन कंट्री, यानी उनकी खुद के देश के लिए, दैन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। वो यानी भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ज्यादा वो खुद के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे थे, है ना, यानी प्रमोशन और प्रोटेक्शन को लेकर कि उनका इंडस्ट्री क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो ये जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है, ध्यान से, ये जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है, यहां पर बहुत ही बड़ा लफड़ा हो जाता है। वो सुनना कि ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी जब ये इंट्रोड्यूस हुई, तो ये सिंपली ये क्या की कि इट चेंज्ड इन अ स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, पूरी तरह से इंडियन इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में ही चेंज कर दी। वो क्या चेंज कर दी कि जब ये इकोनॉमिक पॉलिसीज इंट्रोड्यूस हुआ ब्रिटिशर्स के द्वारा, सिंपली बात ये हुआ कि इंडिया जो है वो बन गया तुम्हारा इंडिया became exporter of
रॉ मटेरियल सच एज कॉटन, सिल्क। इंडिया जो है वो क्या बन गया, एक्सपोर्टर बन गया रॉ मटेरियल का सच एज कॉटन, सिल्क फॉर द अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्री ऑफ, सीधा लिखता हूं, फॉर द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। ध्यान से, पहला तो ये बोला कि इंडिया जो है वो क्या बन गया बाबू, एक्सपोर्टर बन गया। किस चीज का एक्सपोर्टर बन गया, रॉ मटेरियल का, कॉटन और सिल्क का, फॉर दी ब्रिटिश इंडस्ट्री, या जो ब्रिटिश मैनुअल इंडस्ट्री थे उसके लिए। और दूसरा जो सबसे मेन रीजन हुआ, वो मेन रीजन ये हो गया, कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऑफ ब्रिटेन, पूरी तरह से खत्म कर दिया, पूरी तरह से। ध्यान से देखो, देखो देखो, ध्यान से देखो, इन जाहिलों ने ना, ये जाहिल नहीं थे, बहुत ही चालाक थे, इन दानवों ने, इन राक्षसों ने, इन पिशाचों ने, इन दैत्यों ने क्या किया कि जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी उसको पूरी तरह से चेंज करके रख दिया। जो इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड किए या इकोनॉमिक पॉलिसीज इंट्रोड्यूस किए, व्हेन द इकोनॉमिक पॉलिसीज वर परस्यूडेड बाय द ब्रिटिशर्स, दीज पॉलिसीज वर मोर कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ देयर ओन होम कंट्री, विद द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ देयर ओन होम कंट्री दैन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और जो सबसे सेकेंड रीजन हो गया, इट चेंज्ड इन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी, दैट इंडिया became exporter of raw materials such as cotton and silk for the upcoming industries of Britain। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण हो गया कि इंडिया became consumer of finished goods of Britain industries, है ना। इंडिया जो है कंज्यूमर बन गया। बाद में समझाता हूं। इंडिया यहां से, ब्रिटेन जो थे वो यहां से क्या करते थे, ध्यान से, ब्रिटेन क्या करते थे, इनसे कॉटन और सिल्क ले जाते थे, बहुत ही सस्ते दाम में, बहुत ही सस्ते दाम में ये ले जाते थे यहाँ। और ब्रिटेन फिर इन्हीं को जो है वो क्या करता था, अपना फिनिश्ड गुड्स महंगे दामों पर सप्लाई करता था। सबसे बड़ा जो रीजन हुआ वो मैं ये बताऊंगा कि ये हुआ क्या, है ना, तो वो समझना। तो ये हो गया तुम्हारा एक इकोनॉमिक पॉलिसी जब इंट्रोड्यूस हुआ। अब जो दूसरा सबसे बड़ा इनकम था, जो सबसे बड़ा जो मतलब रीजन था, वो देखना ध्यान से, इसको लिख लो आराम से। चलो, तो अब जो समझना है हम लोग को, ये समझना है कि ये दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन बोल रहा है वो ये है लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। इंडिया का कॉलोनियल रूल के दौरान, कॉलोनियल पीरियड के दौरान जो नेशनल इनकम था, जो पर कैपिटा इनकम था, वो क्या था भाई, बहुत ही ज्यादा लो था, बहुत ही क्या था, लो था। नेशनल इनकम तो समझ में आता है, the value of all final goods and services produced within the territory of a country during an accounting year is called national income। लेकिन इसके भी 3 फॉर्मूले होते हैं, वैल्यू एडिशन मेथड, फिर इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। वो तीनों तुमको खुद से समझना पड़ेगा। या फिर नेशनल इनकम का मैं बताया हूं, जो मेरे वीडियोस में है उसमें मैंने बताया था, द सम टोटल ऑफ फैक्टर पेमेंट्स या फैक्ट्री इनकम रिसीव्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड नेशनल इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होता है, व्हेन द नेशनल इनकम इज डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन, when the national income is divided by the population of that country, उसी को हम लोग बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। तो भैया ये जो नेशनल इनकम और ये जो पर कैपिटा इनकम है, ये दोनों बहुत ही लो था। और ध्यान से, these are the criteria to determine the development of a country, to determine the development of economy of a country। तो इसका मेन मोटो जो था वो समझना कि ये जो लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम, जो पर कैपिटा इनकम बोला, इसमें 2 चीज था, वो ये था। सबसे पहले रीजन मैं बताता हूं कि ब्रिटिशर्स ने कोई भी ऐसा मतलब पॉलिसीज, कोई भी ऐसा मतलब एस्टिमेशन नहीं अपनाया जिससे भारत का नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम बढ़ सके। यानी कोई भी ऐसा मतलब स्टेप्स नहीं लिया गया,
कोई भी ऐसा स्टेप्स नहीं लिया गया। इवन हमारे कुछ भारतीय लोग भी थे, जैसे दादा भाई नौरोजी हो गए, RK-VR राव भी हो गए, है ना, इन लोगों ने स्टेप्स लिया लेकिन इनका भी कुछ नहीं हो चुका। लास्ट में एक व्यक्ति का नाम आता है डॉक्टर राव, ठीक है, जिन्होंने एक स्टेप लिया जिससे नेशनल इनकम को, मतलब एक तरह से उस टाइम इंडिया का नेशनल इनकम माना जाता है कि बहुत ही अच्छा, कुछ हद तक बेटर हुआ। खैर देखता हूं, मतलब no any steps were taken by the Britishers to develop the national income और per capita income of India। Simply कहा जाता है ऐसा कि जो फाइनल आउटपुट वहां पर ग्रोथ था, फाइनल और आउटपुट जो ग्रोथ था और जो पर कैपिटा इनकम ग्रोथ था, पर कैपिटा इनकम जो ग्रोथ था, ये कहा जाता है कि इट वाज लेस देन 2%। ये 2% से भी क्या था, कम था। और जो पर कैपिटा इनकम था, इसका माना जाता है कि ये तो मात्र 0.5% था। इसका ग्रोथ रेट कितना था, 0.5%। सोच लो कि उस टाइम इंडिया ब्रिटिश के कॉलोनियल पीरियड के दौरान कैसा था, कैसे, हाउ दे हैव एक्सप्लॉइटेड द नेचुरल रिसोर्सेज एंड द ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। कैसे तुम्हारा उन्होंने मतलब ये सब एक्सप्लॉइट कर लिया, पूरी तरह से शोषित कर लिया। अब जो हम लोग स्टेप देखेंगे, जो सबसे मेजर स्टेप है, सबसे है कि एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। तो इसको लिख लो, अब मैं उस टॉपिक पर आता हूं। तो चलो, अब जो हम लोग यहां पर से टॉपिक देखेंगे वो क्या है तुम्हारा, स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। मैंने बताया था शुरुआत में है कि इंडिया को जो है वो एग्रेरियन इकोनॉमी कहा जाता है। रीजन ये है कि 85% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। उनका जो मेन सोर्स ऑफ जो फूड था वो एग्रीकल्चर था, डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। और कहा जाता है कि अबाउट टू थर्ड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड एक्टिविटीज। तो तुम सोच लो, मैंने क्या बोला कि एग्रीकल्चर सेक्टर में 85% पॉपुलेशन जो थे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट थे। और दूसरा मैंने क्या बोला कि 2/3 इसका जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है, इसके मतलब इससे संबंधित जो एक्टिविटीज है उसमें वो एम्प्लॉयड थे। कहने का मतलब ये लार्ज सेक्टर था जो बहुत ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता था। आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है वो तुम्हारा सर्विस सेक्टर है, ठीक है। तो अब भैया ध्यान से सुना, तो स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग कॉलोनियल, ये हुआ क्यों, रीजन क्या हुआ, ध्यान से सुना। स्टैग्नेशन कहने का मतलब कि एक तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर का विकास ही रुक गया, वो बढ़ना ही बंद कर दिया ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल के दौरान। हुआ क्या ऐसा भाई, तो इसका तीन चार रीजन है, जिसका मैं मेन रीजन का कुछ रीजन, मतलब मैं सभी रीजन का एक बार चर्चा करता हूं। सबसे पहला जो होता है वो होता है तुम्हारा बाबू, सबसे जो पहला होता है स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल का, इसका जो सबसे मेन रीजन होता है वो होता है लैंड सेटलमेंट, सबसे पहला रीजन। दूसरा कॉमर्शियलाइजेशन, ऑफ एग्रीकल्चर। थर्ड जो तीसरा है वो है तुम्हारा लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर।
और जो फोर्थ है बाबू, वो जो फोर्थ है वो है तुम्हारा स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ध्यान से मैंने क्या बोला कि एग्रीकल्चर सेक्टर का स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग कोलोनियल रूल, इसका जो मेन रीजन है वो 4 है। वो है पहला लैंड सेटलमेंट, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर या स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखो लैंड सेटलमेंट में अगर तुमको एक बात मैं बताता हूँ, हिस्ट्री में इसका क्लास 8 में बहुत ही अच्छा सेटलमेंट पढ़ना रहता है कि विन आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर इन 1764 ब्रिटिश वाज ग्रांटेड दीवानी, है ना, बाय द मुगल इंपीरियर, यानी ब्रिटिश बिकेम द दीवानी ऑफ द बंगाल, उड़ीसा, है ना, मद्रास प्रोविंसेस। इसका मतलब तुम्हारा उसको मतलब दीवानी मिल गया। दीवानी होता क्या, दीवानी होता क्या है वो समझना कि मैंने एक बात बोला कि 1764 के बाद जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था उसमें 1764 के बाद ब्रिटिशों को यहाँ पर जो है वो क्या मिल गया, दीवानी मिल गया। ये दीवानी वो नहीं होता है मैं दीवानी तू दीवानी मैं मस्तानी बाजीराव मस्तानी, ये कुछ नहीं होता है। दीवानी का मतलब होता है सिंपली अधिकार। किस चीज का अधिकार, तो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार मिल गया। यानी ब्रिटिशर्स वर ग्रांटेड, द ईस्ट इंडिया कंपनी was granted the Diwani by the Mughal Empire after the Battle of Buxar in 1764, यानी in 1765 एक तरह से मान के चलो, है ना। तो यानी अब उसको तो मतलब पूरा मतलब एक तरह से मतलब मिल गया कि भाई जाओ तुम जितना कलेक्शन करना है रेवेन्यू का कलेक्ट कर सको, और वो भी बाय फोर्स। इन्होंने फोर्स किया, मुगल इंपीरियर को फोर्स किया। अब ध्यान से समझो जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो क्लास 8 में जो है वो तुम्हारा मतलब 3-4 तरह का, क्या क्या, सबसे पहला परमानेंट सेटलमेंट, महलवारी सेटलमेंट, रॉयटवारी सेटलमेंट, क्या है क्या नहीं है तुम इसे जाकर देख लेना, सर्च कर लो गूगल पर क्या है, मुझे नहीं मालूम है भी तो नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी हम लोग का ये सीबीएसई का चैप्टर देख के चलना है, ठीक है। तो लैंड सेटलमेंट सिंपली होता क्या है वो समझो कि लैंड सेटलमेंट एक तरह से मैं बोल सकता हूं कि जमींदारी सिस्टम। इस सेटलमेंट का एक और नाम है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, तुम्हारा जमींदारी सिस्टम। क्या बोलते हैं, जमींदारी सिस्टम। तो इसको मैं शॉर्टकट में एक बताता हूं कि देखो भाई यहां पर 2 चीज होता है, एक रहते हैं तुम्हारे क्या, जमींदार, एक रहते हैं तुम्हारे क्या, जमींदार, और दूसरे रहते हैं तुम्हारे बेचारे कल्टीवेटर्स। कौन रहते हैं तुम्हारे, कल्टीवेटर्स। तो ये जमींदार, ये कल्टीवेटर्स, और ये क्या तुम्हारा ब्रिटिश। ये ब्रिटिशों ने क्या बोला कि जमींदार को बोला क्या कि भाई तुम जाओ और रेवेन्यू कलेक्ट करो। क्या करो, रेवेन्यू। कौन रेवेन्यू, तो लैंड रेवेन्यू। अब ये लैंड रेवेन्यू को एक तरह से यहां पर जिस नाम से जाना जाता था वो था लगान। लगी 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 ले लगान लग गई रे, है ना। तो अब समझना कि ये जो जमींदार थे ये ब्रिटिश थे, वो मतलब जमींदार्स वर एक्वायर्ड बाय द ब्रिटिशर्स टू कलेक्ट द लगान फ्रॉम द कल्टीवेटर्स। यानी जमींदार थे जो क्या करे थे, लगान कलेक्ट करेंगे, और लगान किससे कलेक्ट करेंगे, कल्टीवेटर से। और इस लगान को जो जमींदार से वो किनको देंगे, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को। और ये जो डेट था वो बिल्कुल फिक्स कर दिया गया था कि भैया आपको इस डेट तक लगान दे देना है। अगर आप ऐसा करने में असफल रहे, अगर आप नहीं कर पाए तो आपकी जमींदारी किसी और दूसरे को दे दी जाएगी। ध्यान से, किसी और दूसरे को दे दी जाएगी। तो अब ये जमींदार क्या सोचे थे कि अब तो कल्टीवेटर से हमको लगान चुकाना है, सॉरी मतलब उसे चूसना है, लगान चूसना है उससे, यानी लगान वसूलना है। तो लगान जो है वो जमींदार जो थे वो लगान मतलब किसानों से, कल्टीवेटर से वसूलते थे, मतलब रिगार्डलेस देयर कंडीशन। कहने का मतलब कि उनके कंडीशन को बिना मतलब देखे हुए, मतलब क्या उनका कंडीशन है, फसल नष्ट हो गया है, क्या हो गया क्या नहीं, और कुछ उनको मतलब नहीं है। जबरदस्ती उनको बाय फोर्स उनसे लगान वसूलेंगे, और वो लगान किसको पे करेंगे, ब्रिटिशर्स
को। तो इसी सिस्टम को जो कहा गया वो कहा गया क्या, लैंड सेटलमेंट। तो चलो हम लोग एक बार इसको लिख लेते हैं कि लैंड सेटलमेंट होता क्या है। सिंपली क्या होता है लैंड सेटलमेंट के बारे में, जहां तक मुझे मालूम है मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ब्रिटिश एक्वायर्ड जमींदार्स टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू और लगान, टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू और लगान फ्रॉम कल्टीवेटर्स। ब्रिटिशों ने सबसे पहले जमींदार को चुना कि भैया आपको ही क्या करना है, लगान वसूलना है। किससे वसूलना है, तो तुम्हें जमींदार से कल्टीवेटर से वसूलना है। तो सबसे पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया, द डेट वाज फिक्स्ड बाय द ब्रिटिश officials to pay the lagan to company, to official to colonial गवर्नमेंट, है ना। जो डेट था वो डेट को भी क्या किया गया बाबू, फिक्स किया गया ब्रिटिश ऑफिशियल्स के द्वारा। किस लिए, टू पे द लगान टू कॉलोनियल गवर्नमेंट। तो सिंपली क्या हुआ, सिंपली ये हुआ कि जमींदार्स कलेक्टेड हाई या फिर बोलो ह्यूज लगान रिगार्डलेस देयर कंडीशन, है कि नहीं। तो जमींदार ने रिगार्डलेस, उनका मतलब कंडीशन, मतलब बिना कंडीशन को देखे उनसे कल्टीवेटर से क्या करते थे, लगान वसूलते थे। तो बात ये होता है, जो सबसे मेन पॉइंट ये है कि जमींदार्स एंड कॉलोनियल गवर्नमेंट डिड नथिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कल्टीवेटर्स। कहने का मतलब क्या हुआ कि जमींदार्स एंड ब्रिटिशर्स डिड नथिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कल्टीवेटर्स। तो इसी को कहा गया भैया क्या, तुम्हारा लैंड सेटलमेंट। अब बात आती है कॉमर्शियल एग्रीकल्चर की। तो इस चीज को थोड़ा सा समझो कि क्या होता है। इसको मैं रेज कर रहा हूं। अब इस चीज को समझो कि कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या होता है। सिंपली मान लो कि यहां पर जो कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है, बात ही क्या है तुम्हारा, कॉमर्शियलाइजेशन। क्या बात तुम्हारा बोला, कॉमर्शियलाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं वाणिज्यीकरण। अब आखिर ये होता क्या है, तो वो सुनो। तुम लोग कॉमर्शियल क्रॉप्स पढ़ते होगे, अगर 10th क्लास में ज्योग्राफी पढ़े तो उसमें आएगा कि फार्मिंग 3 टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग होता क्या है, यानी क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर ओनली कॉमर्शियल पर्पस। यानी द मेन पर्पस बिहाइंड द ग्रोइंग ऑफ दीज क्रॉप्स टू अर्न मनी। सिंपली कि कॉमर्शियल एग्रीकल्चर में क्या होता है, सिंपली या फिर कॉमर्शियल क्रॉप में क्या होता है कि उन क्रॉप को जानबूझकर इसीलिए बोया जाता है या मतलब बढ़ाया जाता है ताकि उनसे हम पैसा कमा सकें। तो ब्रिटिशर्स ने, तुम खुद सोचो कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर का 85% 2/3 पॉपुलेशन जो है वो डिपेंडेंट था पूरी तरह से एग्रीकल्चर पर। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उनका जो मेन सोर्स था वो क्या था, फूड था। तो दो चीज वो ध्यान सुना कि स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर में क्या होता है कि ये जो तुम कॉलोनियल रूल के जो इंडियन देख रहे हैं, ये फूड क्रॉप्स, क्या तुम्हारा फूड क्रॉप्स जो थे वो मतलब लगाते थे या बनाते थे। क्या मैंने बोला बाबू, फूड क्रॉप्स। क्या बोला मैंने, फूड क्रॉप्स। अब बाबू ये फूड क्रॉप्स लगाते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इन्हें फोर्स किया, इन्हें प्रमोट किया क्या लगाने के लिए, कैश क्रॉप। क्या लगाने के लिए, कैश क्रॉप। आखिर ये हुआ कैसे, तो वो सुनो। इस स्टोरी को समझने के लिए मैं 2 फिगर लेता हूं, एक चमकता हुआ मुस्कुराता हुआ कुछ सैल भरा ब्रिटिशर्स का फोटो और एक चेहरा, और एक मासूम इनोसेंट तुम्हारे कल्टीवेटर्स का चेहरा। दे वर इनोसेंट, दे वर वीक, दे वर पुअर, व्हाटएवर यू से, है ना।
ध्यान से समझना कि ये जो गरीब लोग थे, ये जो गरीब किसान थे और ये जो ब्रिटिश थे, इन गरीब किसानों को ब्रिटिशों ने क्या किया? लुभाया। क्या किया? लुभाया। और वो लुभाया कैसे? बाय गिविंग एडवांसेस। बाय गिविंग एडवांसेस। सिंपली बोला कि भैया तुम्हें खेती करना पड़ेगा, हम तुम्हें क्या देंगे? एडवांस देंगे। एडवांस से पहले से ही तुम्हें थोड़ा सा पैसा देंगे। उस पैसा से तुम क्या करो? फूड क्रॉप्स को छोड़कर तुम क्या करो? कैश क्रॉप करो। क्या करो? कैश क्रॉप करो। कैश क्रॉप को मेनली सब लोग क्या बोलते हैं? कैश क्रॉप को एक तरह से कॉटन हो गया, इंडिगो हो गया, शुगर केन हो गया, जूट हो गया, एक्सेट्रा, है ना। दीज वर द कैश क्रॉप। सबसे मेन तो मैं भूल ही गया, ओपियम। ये एक तरह से कैश क्रॉप थे। ये क्लास 8 की हिस्ट्री में भी तुम थोड़ा ध्यान से सुनना। ओपियम, कॉटन, इंडिगो, शुगर केन, जूट एक्सेट्रा, ये सब क्या थे? तुम्हारे कैश क्रॉप्स थे। और इसी को बढ़ाने के लिए, इसी को बोने के लिए, इसी को कल्टीवेट करने के लिए ब्रिटिशों ने सिंपली क्या किया कि तुम्हें भारतीय किसानों को, जो मजदूर थे, जो पीजेंट्स थे, जो वर्कर्स थे, दे गेव एडवांसेस। उनको एडवांस दिया कि हाँ भाई तुम लो, हम तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं। याद रहा है जमींदारी सिस्टम में जमींदार्स एंड ब्रिटिशर्स दे डिड नथिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कल्टीवेटर्स। ठीक यहां पर वही हुआ कि इन्होंने लुभाया कि लो, एडवांसेस लो, एंड तुम क्या करो कि तुम्हें कैश क्रॉप बोना पड़ेगा इंस्टीड ऑफ फूड क्रॉप से। तो जो किसान थे, जो बेचारे किसान थे, वो इस पैसों को देखकर मतलब क्या हो गए? अट्रैक्ट हो गए। और जब ये अट्रैक्ट हुए तो ये फूड क्रॉप्स की जगह पर क्या उपजाने लगे? कैश क्रॉप। और भैया यहीं से गलती हो गया। क्या गलती हुआ? कि अब तुम सोचो कि जिस भारत की 2/3 जनसंख्या, जिस भारत का 85% पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर सेक्टर में पूरी तरह से डिपेंडेंट है, डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, अगर उसको खाने का सोर्स ही, खाने का अनाज ही नहीं मिले तो निश्चित तौर पे वहां पर क्या आ जाएगा? फैमीन। और फैमीन हुआ भी, यानी अकाली आ जाएगा। और ऐसा हुआ भी, एपिडेमिक हो गया। ध्यान से हुआ क्या? रीजन कि ब्रिटिशर्स ने क्या दिया? किसानों को एडवांसेस दिया। किस लिए? कैश क्रॉप करने के लिए, फूड क्रॉप्स के। तो जो किसान थे वो अट्रैक्ट हो गए इस एडवांसेस से। ये जो शब्द देख रहे हो तुम, ये जो वर्ड देख रहे हो, इस एडवांसेस से क्या हो गया? वो अट्रैक्ट हो गए। अट्रैक्ट होने के बाद वो मतलब खेती करना क्या कर दिए? शुरू कर दिए। और जैसे ही खेती करना शुरू किए तो वहां पर फूड क्रॉप्स तो नहीं होता, इवन कंडीशन ऐसा आ गया कि बहुत सारे किसानों को तो जो अनाज है वो दुकानों से भी लेना पड़ा। तुम सोच लो कि जिस देश में किसान को ही अनाज दुकान से लेना पड़ जाए, उस देश की स्थिति क्या होने वाली है, या क्या होगी, या क्या हुआ होगा। निश्चित तौर पे फूड क्रॉप्स की कमी हो गई, यानी दिस लेड टू शॉर्टेज ऑफ फूड, and these crops became the frequent famine in that time, है ना। तो मैं इसको चलो लिखता हूं, क्या हुआ तो कॉमर्शलाइजेशन में। ध्यान से इसको कैसे लिखेंगे वो समझना। सिंपली इस लैंड सेटलमेंट को इरेज कर रहा हूं। अब ये समझो कि ये जो कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बोला, इसमें हुआ क्या कि ब्रिटिश promoted cash crops instead of food क्रॉप्स। भैया ये सबसे पहला पॉइंट हुआ कि ब्रिटिशों ने सबसे पहले क्या किया कि कैश क्रॉप को प्रमोट किया फूड क्रॉप्स के जगह पर। दूसरा हुआ क्या? इंडियन peasants attracted by advances paid by the Britishers, paid by the colonial government to grow cash crop। कि इंडियन पीजेंट्स जो थे वो अट्रैक्ट हो गए एडवांसेस से जो पे किया जा रहा था कॉलोनियल गवर्नमेंट का द्वारा, किस लिए? कैश क्रॉप को ग्रो करने के लिए। तो इससे क्या हुआ तुम्हारा? तीसरा जो हुआ वो ये हो गया
peasants और farmers, peasants, यार स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है पता नहीं कैसे, peasants और farmer started to cultivate or to grow cash crop instead of फूड क्रॉप्स। तो पेजेंट्स जो थे या फार्मर जो थे वो कल्टीवेट करने लगे, तुम्हारा क्या कल्टीवेट करने लगे, कैश क्रॉप, है ना। कैश क्रॉप को मतलब यहाँ पर मैंने दिया है इसका सेम टू सेम, ये कैश क्रॉप बोने लगे, कैश क्रॉप की खेती करने लगे इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स। और दिस became result in the frequent famine, अभी नहीं, दिस लेड टू शॉर्टेज ऑफ फूड। पहले तो भैया भोजन का आपात हुआ होगा ना, अकाल पड़ गया, दिस लेड टू शॉर्टेज ऑफ फूड क्रॉप्स। और जो सबसे पांचवा जो मेन रीजन हुआ वो ये हो गया, दिस बिकेम द रिजल्ट ऑफ frequent famine in इंडिया, जो उस टाइम भारत में अकाल पड़ा एक तरह से उसका ये सबसे बड़ा कारण बन गया। तो अब तुम्हें समझ में आ गया कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होता क्या है, ठीक है। तो इसे लिख लो, मैं इसे क्या करता हूँ, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर लेकर चलता हूँ। चलो देखिए, इसे लिख लेना पॉज करके, ठीक है। तो भैया अब जो तीसरा जो सबसे मेन रीजन है, ऐसे तो सब मेन ही रीजन है, लेकिन जो तीसरा है वो क्या है, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर। अब ये लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर हो गया। देखो प्रोडक्टिविटी का तो मतलब समझते हो कि इफ यू आर प्रोड्यूसिंग एनी गुड्स एंड द क्वालिटी ऑफ गुड्स इज लो, कहने का मतलब कि तुम्हारा प्रोडक्टिविटी क्या है, लो है। कहने का मतलब अगर तुम कोई वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हो, अगर उसकी क्वालिटी ही खराब है तो तुम्हारा निश्चित तौर पर प्रोडक्टिविटी क्या होगा, लो होगा। तो ठीक उसी तरह से जो स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल में था, है ना, उसमें सबसे तीसरा रीजन जो था वो लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर था। इसका मेन रीजन क्या था, ध्यान से, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, lack of irrigation facilities। समझ में आया क्या, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, ये जो थे वो तुम्हारे लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर के सबसे बड़े रीजन बने थे। और ध्यान से एक चीज भी इसमें और होता है कि लैक ऑफ टेक्नोलॉजी और लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज के अलावे सबसे मेन रीजन था वो फर्टिलाइजर्स का भी था, लैक ऑफ फर्टिलाइजर्स। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, फर्टिलाइजर्स का डिस्कशन आता है तुम्हारा सेकेंड चैप्टर में मैं करूंगा, ठीक है, जब तुम्हारा पता चलेगा ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो ये जो तीन रीजन थे वो तुम्हारे क्या थे, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर। चलो अब जो तीसरा है वो उसमें है, चौथा जो है वो है तुम्हारा क्या, चौथा जो है वो है बाबू तुम्हारा स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। निश्चित तौर पे भारत में उस टाइम पीपल उतने नहीं थे, लोग उतने नहीं थे, पैसे मतलब उतना नहीं था कि लोग वहाँ पर क्या कर सके, इन्वेस्ट कर सके एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो इसका भी मेन रीजन ना माना जाता है कि वहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो एक तरह से उसका डेवलपमेंट ही रुक चुका था। तो हम लोगों ने जो अभी देखा वो क्या देखा, स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो सबसे मेन रीजन देखेंगे वो देखेंगे तुम्हारा क्या, इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल या कॉलोनियल गवर्नमेंट, ठीक है। तो होप सो तुम लोगों को ये वीडियो समझ में आएगा। तब तक के लिए, अब तक के लिए और अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।